नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रेमेडी पर गहराई से बात करेंगे जो होम्योपैथी की सबसे ज़रूरी लाइफ सेविंग रेमेडीज में से एक मानी जाती है, कार्बो वेजिटेबल्स। हाँ, इसे वेजिटेबल चारकोल भी कहते हैं। राइट। अक्सर हम इसे सिर्फ गैस और बदहजमी से जोड़ते हैं, लेकिन एलन कीनोट्स के पन्नों में इसकी एक बिल्कुल अलग, बहुत गहरी तस्वीर मिलती है। बिल्कुल सही कहा। एलन कीनोट्स इसे एक कॉर्प्स रिवाइवर तक कहते हैं। ये वो रेमेडी है जो तब काम आती है जब मरीज की वाइटल फोर्स यानी जीने की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी होती है। तो आज हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को लिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम कार्बोवेज के मरीज की एक पूरी मेंटल और फिजिकल प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे। ये डिस्कशन बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिहाज से बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए इस मरीज की प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। एलन कीनोट्स में एक लाइन है जो मुझे लगता है इस रेमेडी की पूरी कहानी बयां करती है। Persons who have never fully recovered from the exhausting effects of some previous illness. हाँ, मतलब वो लोग जो किसी पुरानी बीमारी के असर से कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक लक्षण है या ये इस रेमेडी का फाउंडेशन है? ये फाउंडेशन है, और यही वो इंसाइट है जो कार्बोवेज को दूसरी रेमेडीज से अलग करती है। ये हमें सिखाती है कि हमें मरीज की हिस्ट्री में किसी घोस्ट ऑफ अ पास्ट इलनेस को ढूंढना है। अच्छा। ज्यादातर रेमेडीज अभी क्या हो रहा है पर फोकस करती हैं, लेकिन कार्बोवेज पूछती है इस शरीर की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा ट्रॉमा है जो रिजॉल्व नहीं हुआ। मतलब ये केस टेकिंग के पर्सपेक्टिव को एक स्नैपशॉट से एक पूरी फीचर फिल्म में बदल देता है। एग्जैक्टली। सोचिए किसी को बचपन में काली खांसी हुई, पर्टिसिस, और तब से उसे अस्थमा की शिकायत रहने लगी। या किसी को टाइफॉइड हुआ और उसके बाद से उसकी एनर्जी लेवल्स कभी वापस ही नहीं आए, हमेशा थका थका महसूस करता है। राइट। या किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी, जिसे एलन कीनोट्स में डिबॉच कहा गया है, और उसके बाद से उसका डाइजेशन परमानेंटली खराब हो गया। इन सभी मामलों में शरीर उस पुरानी लड़ाई से कभी पूरी तरह रिकवरी नहीं कर पाया। तो ये नेवर वेल सिंस स्टेट कार्बोवेग का सिग्नेचर है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुई मरीज की हिस्ट्री। अब इस स्टेट ऑफ कोलैप्स का उसके दिमाग पर, उसकी सोच पर क्या असर पड़ता है? एलन कीनोट्स में बहुत सीधे शब्द हैं, वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट। याददाश्त का कमजोर होना और सोचने की रफ्तार धीमी पड़ जाना। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक इमोशनल एपैथी है या ये प्योरली एक फिजियोलॉजिकल ब्रेन फॉग है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। एक प्रैक्टिशनर इसे कैसे डिफरेंशिएट करेगा? कार्बोवेज में ये ज्यादातर फिजियोलॉजिकल है। ये उस इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन का नतीजा है जिसकी बात हम आगे करेंगे। ओके। जब ब्रेन सेल्स को ही पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो तेजी से काम कैसे करेंगे? मरीज इमोशनली इंडिफरेंट हो जाता है, सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास रिएक्ट करने की एनर्जी ही नहीं है। तो वो चिड़चिड़ा नहीं है जैसा नक्स-वॉमिका या चाइना का मरीज हो सकता है? नहीं, वो बस एग्जॉस्टेड है। अंडरस्टूड। तो ये मेंटल स्लोनेस फिजिकल एग्जॉशन के डायरेक्ट रिजल्ट है। अब उन फिजिकल जनरल्स पर आते हैं जो इस स्टेट को ट्रिगर करते हैं। एलन कीनोट्स में कुछ एलिमेंट्स फ्रॉम दिए गए हैं। हाँ, और इन ट्रिगर्स को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा। पहली कैटेगरी है वाइटैलिटी डिप्लीटर्स, यानी वो चीजें जो शरीर की वाइटल फोर्स को चूस लेती हैं। इसमें सबसे ऊपर है वाइटल फ्लूइड्स का लॉस, जैसे बहुत ज्यादा खून बह जाना, हेमरेज। दूसरा, क्विनाइन जैसी दवाइयों का अब्यूज, खासकर जब इंटरमिटेंट फीवर को दबा दिया गया हो। और तीसरा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कोई भी एग्जॉस्टिंग इलनेस। और दूसरी कैटेगरी है सिस्टम ओवरलोडर्स। ये उन चीज़ों से होती हैं जो पहले से ही कमज़ोर सिस्टम को और ज़्यादा बोझिल कर देती है। जैसे स्पॉइल्ड फूड खा लेना, खराब मछली, सड़ा हुआ मांस या रैंसिड फैट्स, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाना फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड, या फिर मर्क्यूरी और सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये सब एक कमजोर पाचन शक्ति पर भारी पड़ते हैं और मरीज को कोलैप्स की तरफ ढकेल देते हैं। सही। इसमें एक बहुत अजीब बात लिखी है कि मरीज को अक्सर वही चीजें खाने का मन करता है जो उसे बीमार करती हैं। राइट। जैसे पुराने शराबियों को विस्की की तलब लगना। ये क्लासिक होम्योपैथिक पैराडॉक्स है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना डीपली डिस्टर्ब्ड है। वो अपनी क्रेविंग और अपने पॉइजन में फर्क नहीं कर पा रहा। राइट। ब्लोटिंग की तरफ इशारा करता है, जो कार्बोवेज का हॉलमार्क है। और अब आते हैं उस लक्षण पर जो शायद कार्बोवेज की सबसे बड़ी पहचान है,
एलन कीनोट्स कहता है, वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड, डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैंड। हाँ, जीवन शक्ति लगभग खत्म और लगातार पंखे की हवा की चाहत। ये कॉम्बिनेशन बहुत ड्रामेटिक लगता है। ये ड्रामेटिक है और यही लाइफ सेविंग कीनोट है। सोचकर देखिए, मरीज अंदर से बिल्कुल ठंडा है, हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हैं, लेकिन फिर भी उसे हवा चाहिए, पंखा चाहिए, खिड़कियां खुली चाहिए। एयर हंगर जिसे कहते हैं। यस, एयर हंगर। और यहीं पर हमें एलन कीनोट्स की इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन वाली बात को मॉडर्न फिजियोलॉजी से जोड़ना होगा। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग पॉइंट है। सिम्टम्स ऑफ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन का असल में क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है सेल्यूलर हाइपोक्सिया। शरीर के हर एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बोवेज के मरीज में ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन खून में हो सकती है, लेकिन सेल्स उसे यूज नहीं कर पा रही हैं। एग्जैक्टली। सेल्यूलर इंजन बंद हो रहा है। इसी वजह से वाइटल हीट यानी शरीर की गर्मी पैदा नहीं हो रही और मरीज ठंडा पड़ता जा रहा है। अच्छा, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो पैनिक करती हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, ब्रीथ, वी नीड एयर। इसी वजह से मरीज को वो एयर हंगर महसूस होती है। वाओ! तो ये डिजायर टू बी फैंड असल में सेल्यूलर लेवल पे हो रही सफोकेशन का बाहरी रिफ्लेक्शन है। प्रिसाइसली। और इसीलिए एलन कीनोट्स में वो गंभीर तस्वीर खींची गई है बीमारी की आखिरी स्टेज। ठंडा पसीना, ठंडी सांस, ठंडी जीभ, आवाज का चला जाना। और यहीं पर कार्बोवेज एक कॉप्स रिवाइवर की तरह काम कर सकती है। क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस देखा है? हाँ, बिल्कुल। एक केस मुझे याद है। एक बुजुर्ग मरीज थे जो पोस्ट कोविड निमोनिया से जूझ रहे थे। उनका सैचुरेशन गिरता जा रहा था, शरीर ठंडा पड़ रहा था और वो बस इशारे से पंखा तेज करने को कह रहे थे। उस कोल्डनेस विद डिजायर फॉर एयर ने कार्बोवेज की तरफ क्लियर इंडिकेशन दिया और उससे उन्हें स्टेबलाइज होने में बहुत मदद मिली। ये क्लिनिकल एग्जाम्पल जैसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। अब देखते हैं कि ये जो इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन और सर्कुलेशन की खराबी है, ये शरीर के अलग अलग सिस्टम्स में कैसे नजर आती है। नाक से शुरू करते हैं। नाक में इसका सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है एपिस्टैक्सिस, यानी नाक से खून आना। लेकिन इसकी खासियत पे ध्यान देना जरूरी है। क्या खासियत है? एलन कीनोट्स के मुताबिक ये खून हफ्तों तक रोज आ सकता है और सबसे पेक्यूलियर बात, खून बहने से पहले और बाद में दोनों समय मरीज का चेहरा पीला यानी पेल रहता है। अच्छा, आमतौर पर तो खून बहने से चेहरा पीला होता है, लेकिन यहाँ पहले से ही पीला है। हाँ, जो दिखाता है कि मरीज पहले से ही अनीमिक और एग्जॉस्टेड स्टेट में है। चेहरे का जिक्र हुआ तो एलन कीनोट्स में हिपोक्रेटिक फेस का भी वर्णन है। ये एक बहुत गंभीर शब्द है। हाँ, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक रेड फ्लैग साइन माना जाता है। हिपोक्रेटिक फेस का मतलब है चेहरा बिल्कुल धंसा हुआ, पीला या ग्रेश येलो रंग का, ठंडा और ठंडे पसीने से भीगा हुआ। नाक नुकीली और कान ठंडे हो जाते हैं। ये चेहरा बताता है कि मरीज शॉक या कोलैप्स की स्थिति में है। ये कार्बोवेज स्टेट की अंतिम स्टेजेस में देखने को मिलता है। और मुंह के अंदर वही वीकनेस की कहानी जारी रहती है। मसूड़े स्पंजी हो जाते हैं और जरा सा छूने पर उनसे खून आने लगता है, इजीली ब्लीडिंग गम्स जिसे कहते हैं। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन्स की कैपिलरीज भी कमजोर हो चुकी हैं। सही। चलिए, अब उस सिस्टम पर आते हैं जिसे कार्बोवेज का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। बिल्कुल, अगर कार्बोवेज एक किला है तो पेट उसका सबसे मजबूत गढ़ है। इसकी कहानी शुरू होती है वीक डाइजेशन से। सादा खाना भी हजम नहीं होता। बिल्कुल, खाना पेट में जाके पचता नहीं, सड़ता है, फर्मेंटेशन होता है और इसी फर्मेंटेशन से पैदा होती है गैस। कार्बोवेज की गैस का एक क्लासिक ट्रियो है जो प्रैक्टिस में बहुत कॉमन मिलता है। क्या है वो ट्रियो? पहला, पेट के ऊपरी हिस्से यानी अपर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा गैस बनना। दूसरा, खाना खाने या कुछ भी पीने के तुरंत बाद पेट इतना फूल जाता है जैसे फट जाएगा। A sensation as if stomach would burst. यस। और तीसरा, डकार आने, इरेक्टेशन से मरीज को आराम तो मिलता है लेकिन वो टेम्पररी होता है, गैस तुरंत फिर से बन जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है और देर रात के खाने या रिच फैटी फूड के बाद तो तकलीफें बढ़ जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल। और ये गैस सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। जब ये आंतों में पहुंचती है तो वहां भी ब्लोटिंग करती है। इसीलिए मरीज को कमर पर कपड़े ढीले चाहिए होते हैं। अब स्टूल पर आते हैं। हाँ, यहाँ भी वाइटल वीकनेस का साइन मिलता है। एलन कीनोट्स में लिखा है फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री कैडावरस स्मेलिंग स्टूल्स, मतलब बार बार बिना काबू के होने वाला स्टूल जिसमें सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है।
ये तो प्यूट्रिफेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और एक और बड़ा पैराडॉक्सिकल सिम्टम है, सॉफ्ट स्टूल भी बहुत मुश्किल से पास होता है। सॉफ्ट स्टूल वे, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है रेक्टल मसल्स की इनएक्टिविटी। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो सॉफ्ट स्टूल को भी बाहर एक्सपेल कर सके। ये एक्सट्रीम वीकनेस का एक बहुत बड़ा साइन है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। आवाज पर इसका क्या असर है? हॉर्सनेस, आवाज का बैठ जाना, लेकिन इसकी मोडालिटी बहुत खास है। ये शाम के समय बढ़ती है। अच्छा। नम हवा में, खासकर शाम की नम हवा में ये तकलीफ ज्यादा होती है। और मरीज अगर थोड़ा भी आवाज पर जोर दे, जैसे कुछ देर बात कर ले, तो आवाज पूरी तरह चली जाती है। इसकी तुलना कॉस्टिकम से भी होती है शायद? हाँ, होती है, लेकिन कॉस्टिकम की हॉर्सनेस सुबह ज्यादा होती है और कार्बोवेग की शाम में। अंडरस्टूड। और हाथ पैर यानी एक्सट्रीमिटीज में इस पुअर सर्कुलेशन का क्या असर दिखता है? वही जो हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठंडापन। हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं, लेकिन एलन्स कीनोट्स एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देता है, कोल्ड नीज एट नाइट। घुटनों में ठंडक रात में? हाँ, मरीज रात में घुटनों की ठंडक की वजह से जाग सकता है। ये बहुत ही रिलायबल सिम्टम है। ओके, तो हमने मरीज की पूरी तस्वीर बना ली है। संक्षेप में इसकी तकलीफें किन चीजों से घटती और बढ़ती हैं, मोडालिटीज क्या हैं? एग्रीवेशन होता है फैट वाले खाने से, जैसे मक्खन, पोर्क, क्वाइनाइन और मर्क्यूरी के अब्यूज से, आवाज पर जोर डालने से, और गर्म नम मौसम में। और आराम? एमिलियरेशन सिर्फ 2 चीजों से होता है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, डकार आने से यानी इरेक्टेशन, और पंखे की हवा से, फ्रॉम बीइंग फैन्ड। ये दोनों एमिलियरेशंस इस रेमेडी के लिए गोल्डन की नोट्स हैं। तो फाइनल पार्ट पर आते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी रेमेडीज के साथ इसका रिलेशनशिप और कंपैरिजन। जैसे चाइना भी तो फ्लूइड लॉस के बाद कोलैप्स के लिए दी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लिनिकल सक्सेस की चाबी है। तो कार्बोवैग वर्सेस चाइना, क्या फर्क है? देखिए, दोनों हेमरेज के बाद कोलैप्स के लिए हैं, लेकिन चाइना का मरीज बहुत इरिटेबल, सेंसिटिव टू टच और नॉइज होता है, जबकि कार्बोवेज का मरीज एपैथेटिक, इंडिफरेंट होता है। और गैस? चाइना के पेट में भी गैस बनती है, लेकिन वो पूरे पेट में होती है और ढकार से आराम नहीं मिलता। कार्बोवेज की गैस अपर एब्डोमेन में होती है, जिसे ढकार से टेम्पररी रिलीफ मिलता है। और सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर? हाँ, क्योंकि कार्बोवेज के मरीज को हवा चाहिए, फैनिंग, जबकि चाइना का मरीज ड्राफ्ट्स ऑफ एयर को लेकर सेंसिटिव होता है। राइट। और एंटीमोनियम टार्ट से इसकी तुलना? दोनों में फेफड़ों में बहुत ज्यादा म्यूकस होता है। अंटी टार्ट का मरीज बहुत ड्राउजी, स्लीपी होता है, उसकी जीभ पर थिक वाइट कोटिंग होती है। कार्बोवेज में ड्राउजीनेस से ज्यादा कोल्डनेस और एयर हंगर प्रोमिनेंट होता है। और काली कार्बोनिकम के साथ इसका क्या संबंध है? काली कार्ब इसकी कम्प्लीमेंट्री रेमेडी है। मतलब कार्बोवेज के बाद काली कार्ब बहुत अच्छा काम कर सकती है। दोनों में रूटिंग और वीकनेस है, लेकिन काली कार्ब में स्टिचिंग, पेन्स और बैक एक बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटें तो कार्बोवेज की पहचान है एक ऐसा मरीज जो किसी पुरानी बीमारी के बाद कभी ठीक नहीं हुआ, जिसकी वाइटल फोर्स खत्म हो चुकी है, शरीर ठंडा है, सर्कुलेशन इम्परफेक्ट है, पेट गैस से फटा जा रहा है, और इन सब के बावजूद इसे डेस्परेटली पंखे की ठंडी हवा चाहिए। राइट। आपने बिल्कुल परफेक्टली समराइज किया है। ये कोल्डनेस, कलैप्स और क्रेविंग फॉर एयर का ट्रियो कार्बोवेज को मटीरिया मेडिका में एक यूनिक और अनमिसेबल पोजीशन देता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कार्बोवेज का कीनोट है नेवर फुली रिकवर्ड। यह हमें सिखाता है कि मरीज की करंट कंप्लेंट्स के पीछे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री का बोझ हो सकता है। सही बात है। तो अगली बार जब कोई मरीज कहे, डॉक्टर साहब जब से वो बीमारी हुई तब से मैं पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या हमें सिर्फ उसकी आज की तकलीफ का इलाज करना चाहिए या उस पुरानी अनसुलझी लड़ाई को एड्रेस करना चाहिए? इस पर सोचेगा जरूर।